Hello. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. Please, anyone can confirm. Am I audible? Hello. You're quite audible, sir. You are audible, sir. You're audible. Your voice is quite audible. Hello. Hello, am I audible? Hello. You, yeah. Can I start, right? So, good afternoon. Yeah. So, thank you, Manisha ma'am. Good afternoon. This is Saurabh from Tata Institute of Social Sciences, and I'm right now with Tushar, who is also working with TES Mumbai. And thank you so much for attending this session. तो इस या सो अगर आपको बीच में कोई सवाल पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस so that it will be easy for me to assemble all the questions and I can answer as per the meeting goes progress. Yeah. So the today discussion is more towards to create a collaborative space in schools. और इस कोलैबोरेटिव स्पेस जब हम बोलते हैं कि इस कोलैबोरेटिव स्पेस हमको क्रिएट करना है उसमें किस तरीके से हम डिफरेंट पेडागोजिकल पिलर्स और पेडागोजिकल इमेजिनेशन को हम सोच सकते हैं ये उसी के ऊपर ही है ये कोई ये क्या है व्हाट इज दिस Yeah. So, just one small query. Are you able to see the presentation that I am projecting? Hello? No, sir, not visible. Okay, sir. Okay, so I'm right now projecting. Yeah. Is it visible now? Visible now. Yes, sir. Sure. Yes, sir, now visible. Yeah. Thanks. So, okay. So we are at this. We have collaborated with multiple agencies, and in 2017 we have created a project called Connected Learning Initiative, and this project is mostly towards creating a collaborative learning space for high schools. And इस हाई स्कूल्स में जब हम कहते हैं कि कोलैबोरेटिव स्पेस हमने क्रिएट किया है mostly the space is created for STEM education, science, technology, engineering, mathematics, and communicative English. So the pedagogical unit or the unit of intervention of this initiative is exclusively for grade 9th and 10th students and their teachers. Yeah. Okay. Just I'm giving you a very short introduction that approximately 13 to 15 different academic partners have collaborated with Tata Institute of Social Sciences, and they have created various modules just to ensure how collaborative
learning space can be created. Yeah. So I'm directly jumping to the pedagogical unit. Okay. So जब जब हम कह रहे हैं कि हम एक कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके 4 आयाम हैं। एक तो है कि उसका पेडागोजिकल पिलर्स, जिस पिलर्स के ऊपर आपका कंटेंट क्रिएट हुआ है, उस कंटेंट कैसे इंश्योर कर रहा है कि आप एक कोलैबोरेटिव स्पेस के ऊपर काम कर रहे हैं या एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोग का ये बिलीफ सिस्टम है कि हम जो भी कंटेंट या जो भी पेडागोजिकल यूनिट्स को हम काम कर रहे हैं, उसमें लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर, कि बच्चे और शिक्षक जो हैं एक दूसरे के मिस्टेक से हम सीख सकते हैं। एंड हम लोग का ये है कि कंटिन्यूसली लर्निंग उसी से होता है जहाँ पे आप गलतियां करते हैं। तो गलतियां करने का मतलब ये है कि आप इनकरेक्ट नहीं है, बट वो स्पेस आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तरफ आपको पुश भी करता है। दूसरा एक पेडागोजिकल पिलर है जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिक लर्निंग। ऑथेंटिक लर्निंग का ये काफी ये डिस्कोर्स है कि क्या ऑथेंटिक है, क्या ऑथेंटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल इडली, आप इडली खाए होंगे और आप साउथ इंडिया में किसी भी जगह पे या छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी जाके अगर आप पूछेंगे कि मुझे ऑथेंटिक इडली खाना है, तो सबका अपना अपना वेरिएशंस होंगे कि ऑथेंटिक क्या है। कोई कहेगा कि ऑथेंटिक वो होता है जो शुरुआत में क्रिएट किया गया हो, या जो अर्ली या बुजुर्ग लोगों ने जो तैयार कर लिया हो, वो ऑथेंटिक है। बहुत लोगों का ऑथेंटिक का डेफिनेशन ये होता है कि वो बुजुर्गों से सीखे हैं, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर इडली को चेंज किए हैं। या आप बहुत लोगों से ये पूछेंगे कि ऑथेंटिक का मतलब क्या है, तो वो ये कहेंगे कि देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑथेंटिक, बट ऑथेंटिक एक्चुअली ए प्रोसेस rather than a प्रोडक्ट। तो सिमिलरली जब हम कहेंगे कि ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो हम जब बच्चे थे तो हम लोग को लगता था कि ब्लैक बोर्ड अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड आपको एक स्पेस देता है जहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है कि बहुत लोग एक साथ उस ब्लैक बोर्ड को एक्सेस कर सकते थे, बहुत लोग उस ब्लैक बोर्ड को देख के पढ़ सकते थे। तो वो एक अपने आप में एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस था। लेकिन जब हम कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्पेसेस पे ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस के डेफिनेशन बदल रहे हैं। जैसे बहुत स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब है, जहाँ पे 3D प्रिंटर है, बहुत सारे सिस्टम है, तो वहाँ पे ऑथेंटिसिटी का डेफिनेशन बदल जाता है। जहाँ पे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है और जिस स्कूल में लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे ऑथेंटिक का डेफिनेशन बदल जाते हैं। तो ऑथेंटिक अपने आप में एक डिस्कोर्स है, लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी हम कंटेंट या मॉड्यूल को टीचर्स या स्टूडेंट के बीच में लाने की कोशिश करें, वहां पे ऑथेंटिसिटी का डिस्कोर्स जो है, ऑथेंटिसिटी का डिस्कशन जो है, वो हमेशा बरकरार रहे, ताकि लोग अपने एनवायरनमेंट से उसको जोड़ सकें लर्निंग को। और तीसरा है कि कोलैबोरेशन ये है कि बच्चों और बच्चों में कोलैबोरेशन नहीं, बल्कि टीचर्स और टीचर्स में भी कोलैबोरेशन हो। नॉट नेसेसरली कि स्कूल बाउंड्री के अंदर टीचर कोलैबोरेट करें, बट the collaboration has to be slightly open, where not only teachers to teachers, but teachers across various region, across states can collaborate and work on particular concept or on particular idea. Yeah. So मैं आप लोगों को ये ज्यादा ये डिस्कशंस पे अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पलर मॉडल दिखाना चाहता हूं कि ये एग्जाम्पलर मॉडल किस तरीके से कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट को एनेबल करता है। कुछ छोटे छोटे उदाहरण मैं दूंगा, और उसके बाद हम काफी कम पार्टिसिपेंट हैं, तो हम सवाल जवाब के ऊपर भी हम थोड़ा सा समय देंगे जी। सो लेट्स स्टार्ट विथ या। तो अभी तुषार आप लोगों को मैथ, साइंस, इंग्लिश के मॉड्यूल्स के डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे।
और उसके बाद हम डिस्कशंस स्टार्ट कर सकते हैं। Good afternoon, everyone, and thank you, Saurabh. तो जैसे अभी am I audible ना? Yeah. ओके सो अभी जैसे सौरभ अभी आपको बता रहे थे कि कुछ क्लिक्स जो टिस है, टिस ने जो टिस का एक इनिशिएटिव है, कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव, उन्होंने कुछ एग्जाम्पलर मॉड्यूल्स बनाए हैं। सो मैं उन्हीं एग्जाम्पलर मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे, हम थोड़ा उनको देखने की कोशिश करेंगे। सो ये जो एग्जाम्पलर मॉड्यूल्स हैं ये 3 डोमेन्स में है, यानी 3 सब्जेक्ट्स में है। एक है साइंस है, एक मैथमेटिक्स है, दूसरा कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। और इसके अलावा कुछ इंट्रोडक्शन टू, हम उसको इंट्रोडक्शन टू क्लिक्स कहते हैं। वैसे अगर आप उसको नॉर्मली यूज करना चाहें तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल लिटरेसी भी आप कह सकते हैं। तो उस पर कुछ मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉड्यूल। अगर कभी भी आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो तो लेट अस नो इन द चैट बॉक्स, और यू कैन लेट अस नो इन द चैट बॉक्स। सो ये जो रिसोर्सेज हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं एक वेबसाइट clicksoer.tis.edu पे। ऑल्सो ये अवेलेबल हैं, अगर आप इनको ऑनलाइन देखना चाहें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर ऑफलाइन वर्जन में देखना चाहें अपने कंप्यूटर्स में, अपने लैपटॉप्स में या स्मार्टफोन्स में, तो आप इनको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। सो दिस इज एन ऑप्शन कि आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द अगर आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें 13 मॉड्यूल्स हैं। I2C कम्युनिकेटिव इंग्लिश लेवल 1 है, लेवल 2 है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग है, ज्योमेट्रिक पार्ट 2 एंड सो ऑन, लाइक देयर आर मेनी। मैं इसका बस एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें प्लेटफॉर्म के क्या फीचर्स हैं। एंड इफ यू वांट कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर डोमेन के मॉड्यूल्स चाहिए, जैसे आपको अगर सिर्फ मैथ्स के ही चाहिए, आपको मैथ्स वाले पे चेक बॉक्स पे आप क्लिक करके आप सिर्फ मैथ्स के देख सकते हैं। दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म का यूजर इंटरफेस कैसा है, कैसे वो वर्क करेगा, उसके बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट विद द I2C1। और I2C में हमारा जो है इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं I2C के में। I2C में 4 कंपोनेंट सबसे पहले जो हैं, एक तो उसमें इंडेक्स टाइपिंग है, एक स्प्रेडशीट है, एक इंकस्केप टूल है, एक माइंड मैप है और जियोजेब्रा है। आई थिंक इंडेक्स टाइपिंग तो आप जनरली यूज कर रहे होंगे जब आप हिंदी या इंग्लिश कोई और लैंग्वेज को यूज करने में अपने मोबाइल्स के थ्रू, या अपने जब आप कुछ भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं या कुछ लेटर लिखते हैं तो जनरली आप यूज करते हैं। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट टूल्स होंगे इसमें स्प्रेडशीट है, एक इंकस्केप है। सो आई विल स्टार्ट विद एक जो टूल माइंड मैप जो करके है, जिसमें हम, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि अगर मेरे को प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाना है और उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ाना है। सो दिस टूल विल हेल्प यू कि हम कैसे उस प्लांट किंगडम को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, या एनिमल किंगडम को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं विद वेरियस कैटेगरीज में हम कैसे तो इसमें मतलब उसका पहले स्टार्टिंग में माइंड मैप के बारे में आपको बताया गया होगा कि व्हाट इज अ माइंड मैप। फिर उसके बारे में 4 एक्टिविटीज दे रखी हैं। सो वी कैन सी, एक हमें एक्टिविटी देख सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये इस तरह से मतलब जो है एक एग्जाम्पल है जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है। मतलब मैं क्या मतलब एक एज अ इंडिविजुअल मैं क्या क्या हो सकता हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक प्रिंसिपल भी हूँ, मैं एक फ्रेंड भी हूँ, मैं वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले करता हूँ। तो उन्होंने उसको कैटेगराइज करने के लिए इस माइंड मैप का यूज किया है। फॉर एकेडमिक पर्पस वी कैन यूज, जैसे मैं अभी बता रहा था कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सो इट जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम साइंस के लिए यूज करें। ये इंग्लिश के, जैसे अगर मेरे को इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़ाना है या कुछ नाउन या प्रोनाउन उसकी कैटेगरीज को बताना है, तो मैं उसके लिए भी इसको मतलब यूज कर सकता हूँ। सो ये एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है। सो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उसका एक्चुअल मीनिंग मतलब
आई डोंट नो कि मतलब कि वो किस तरह से आपको टर्म को समझ रहे होंगे। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है हम जनरली यूज करते हैं उसके लिए, इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मुक्त शैक्षिक संसाधन है। और इसको मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, इनके लिए आपको कोई अमाउंट या लाइसेंस लेने के लिए पेमेंट नहीं करनी होती है। जनरली हमें कोई से भी रिसोर्सेज को या कोई सी भी अगर मेरे को सॉफ्टवेयर लेना है तो उसके लिए कुछ मुझे उसको पे करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए, और जब मुझे वो सॉफ्टवेयर मिलता है जनरली हम जब वो हम माइक्रोसॉफ्ट का कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके लिए भी हम पेमेंट करते हैं। बट अगर हम ये यूज कर रहे हैं जैसे कि कुछ कोई ओपन रिसोर्स यूज कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट। सो जो माइंड मैप है, माइंड मैप इज वन सच टूल, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्री माइंड सॉफ्टवेयर एक अवेलेबल होता है, वो आप यूज कर सकते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। if you have any questions in between you can ask me in between also कि ये particular tool किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, या इसके बारे में और कुछ information चाहिए तो हम in between भी कर सकते हैं, and at the end also we can have a round of a discussion. So should I move ahead? I think I should move ahead. Yeah. So as I was mentioning, this is one such tool. Let's go to the another tool. There's a GeoGebra tool. This GeoGebra tool is helpful in for mathematics and science both. अगर मेरे को जैसे मेरे को कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को या मेरे को कोई भी 3D ज्योमेट्री को मेरे को एक पर्सपेक्टिव देते हैं, मतलब उसको does anyone want to say anything? Okay. So yeah, I'll start again. So मैं GeoGebra के बारे में बता रहा था। ये जो टूल है हम जनरली मैथमेटिक्स और साइंस के लिए यूज करते हैं, और इसमें हम अगर कोई मेरे को ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना है या मेरे को कुछ यूज करना है जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि जो चीजें हमें उनको ब्लैक बोर्ड पे दिख रही हैं, क्लासरूम में दिख रही हैं, वो कैसे वो 3D शेप में दिखेंगी, या कैसे वो जो है चेंजेस होते हैं, या प्रूफ्स अगर मेरे को जो उनको थोड़े एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो मेरे को कैसे होते हुए दिखेंगे, कि मतलब उसमें अगर मैं कुछ एक्टिविटीज करूं या कुछ सिमुलेशन करूं तो वो किस तरह से डिफर करेंगे हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर में, तो मैं इस टूल के थ्रू कर सकता हूँ। सो एक तो ज्योमेट्री के लिए यूज कर सकते हैं, इसको अलजेब्रा के लिए भी यूज कर सकता हूँ, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे को कोई ग्राफ बनाना है या कोई फंक्शन डिफाइन करना है, या मेरे को इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट निकालना है, कोनिक सेक्शन के लिए यूज कर सकता हूँ। तो डिफरेंट इसके यूसेजेस हैं जो कि इसमें कर सकते हैं। सो इस जो ये मॉड्यूल है इसमें पहले उसको डिफाइन किया गया, इंट्रोड्यूसिंग जियोजेब्रा। तो व्हाट कि जियोजेब्रा क्या है, जो हमने मतलब मैंने जैसे आपको बताया, तो उसमें उसको डिफाइन किया गया है। और ये जियोजेब्रा टूल जो है इसमें एक और चीज है, ये भी एक ओपन सोर्स टूल है, प्लस ये आपको आपके स्मार्टफोन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक ये एंड्रॉयड ऐप भी इसकी अवेलेबल है, सो इफ यू वांट इसकी एंड्रॉयड ऐप भी आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट और इसका जो आप इसको अपने लैपटॉप में या क्रोम के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। सो इसका मैं एक एक्टिविटी जैसे था, सो इसमें एक मेक अ डॉट ड्राइंग है कि एक डॉट ड्राइंग बनाया कि हम किसी तरह से बहुत सारे डॉट्स बना सकते हैं। जैसे इन्होंने डॉट्स डिफरेंट डॉट्स से एक ड्राइंग बना रखी है।
सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स कि आप कैसे, और इन्होंने मतलब इसमें जो है इस मॉड्यूल में पूरी हर जगह इसको कैसे बनाना है उसके लिए हेल्प टॉपिक दे रखे हैं कि आपको कैसे कैसे डिजाइन करना है. सो यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड उसके बाद जो है ये चीजें होने लग जाएंगी. सो if you are, I think एक ये GIF image है, I think you'll be able to understand more through this. इन्होंने इसमें 4 डॉट सेलेक्ट किए और उसके बाद ये डॉट सेलेक्ट करने का हो गया. Like there is an option of line. अगर आप वो लाइन यूज करेंगे तो वो एक लाइन क्रिएट करेगा. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है या आपको ट्राइंगल बनाना है, उसका एंगल निकालना है. So there are multiple options to that. So this is one. So another ये तो हो गया GeoGebra और माइंड मैप के बारे में या इंट्रोडक्शन टू क्लिक्स जो हम कहते हैं डिजिटल टूल्स के बारे में. अगर इसके अलावा अगर हमें कोई स्पेसिफिक टूल्स, हम जिस तरह से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इसके अलावा भी, उसकी रिसोर्सेज हमें मतलब हमने ये कंपाइल कर रखी है कि दीज आर द लिस्ट ऑफ द OERs जो कि हम यूज कर सकते हैं किसी भी रिसोर्सेज को बनाने में. और ये जो ये मॉड्यूल्स है, ये जैसे सौरभ बता रहे थे कि ये एग्जाम्पलर मॉड्यूल्स हैं कि आप इन मॉड्यूल्स की मदद से या देखकर या इसके थ्रू जो है आप जो है अपने रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं. बिकॉज जो टूल्स यूज हुए हैं इन रिसोर्सेज को बनाने में वो सारे ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, नहीं फ्री रिसोर्सेज यूज हुए हैं. अगर मैं I'll move to the next. I'll move to the next. Any questions? Yeah, if there are any questions, let us know. मतलब you can write in the chat box also as well. Sir, is it fine now, the voice? Can anyone confirm that? Yes, sir. Your voice is quite audible, sir. We can hear you. Okay, fine. Okay. So should I move ahead? Yeah. Okay. So this particular module is related to the communicative English. जैसे इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं जो हमने इसको 2 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लेवल 1 और कम्युनिकेटिव इंग्लिश लेवल 2. और हम जब हर मॉड्यूल को डिजाइन किया है तो जब डिजाइन करते हुए हमने ये ध्यान रखा है कि उसको मॉड्यूल्स को ज्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हमने उसको ब्रेक किया है, डिफरेंट यूनिट्स में ब्रेक किया. और यूनिट्स को भी हमने उसको सब डिवाइडेड किया और सब डिवाइड करने के बाद हमने उसको लेसन्स में डिवाइड किया. सो we'll see one of these things. मैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ. So this is communicative English level unit 1 और इसको let's see, इसमें हमने 2 टूल्स यूज किए हैं जनरली जो इंटरेक्टिव टूल्स हैं. एक टूल का नाम है लेट्स टॉक और दूसरे टूल का नाम है ओपन स्टोरी टूल. तो लेट्स टॉक जो है जिसमें हम कहते हैं कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो उस बेसिक प्रिंसिपल्स के मदद से जो है स्टूडेंट जो है एक इंग्लिश को इम्प्रूव करने में थोड़ी उसको मदद मिलेगी. सो लेट्स अगर मैं इसका देखूं कि प्लेसेस अराउंड अस एक लेसन है जिसमें उसने बात किया है कि हमारे आसपास जो भी क्या क्या हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हैं और उसके बारे में अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड करे और उसके बारे में
आपस में संवाद करे अपने अपने पीयर ग्रुप के साथ और अपने टीचर के साथ, और उसको करे, और उसके बाद जब वो रिकॉर्ड कर दे, तो मतलब मान लीजिए आप वो 30 सेकंड के लिए या 50 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद वो उसको दोबारा सुने। उसको दोबारा सुनने के बाद जो है उसको एक उसको सुनने के बाद उसको रियलाइज होगा कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो किया था इस ड्यूरेशन में, उसको क्या 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 चीजें क्या क्या उसने गलत बोला, या उसके जो उसके पीयर ग्रुप हैं या जो उसके टीचर हैं वो भी उनको उसको इन्फॉर्म करेंगे कि वो क्या क्या चीजें किस तरह से उसने अपने रिकॉर्डिंग किया, या किस तरह से क्या क्या चीजें उसने गलत, क्या प्रोनाउंसिएशन किया, क्या वर्ड्स यूज किए, व्हाटएवर। सो इस तरह से उसमें है। सो इवन इसमें एक हमने हर जगह एक ग्लॉसरी जैसे कहते हैं वर्ड्स की हमने हर जगह हर लेसन में दे रखी है, जिसको हमने उसको यूज किया है कि वर्ड हेल्प की तरह वो यूज कर सकता है। दीज आर द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच अ स्टूडेंट कैन यूज, अगर उसको यूज करने का थोड़ा वो है, दैट यू कैन सी इन द इन वन सेक्शन वर्ड हेल्प। सो जैसे इस लेसन के बारे में उन्होंने शुरुआत में एक उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि इसका लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होंगे, वो अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा उन्होंने डिफाइन किया। एंड देन उसके बाद हमने वी मूव टू द डिफरेंट एक्टिविटी लेवल एंड वी से देयर इज अ टूल, लेट्स टॉक, एंड देन ही मूव्स टू दैट टूल। एंड दिस हैज, मतलब ये जो है जो ये पूरा लेसन का फ्लो है वो एक जिस तरह से डिजाइन किया गया है, जैसे उस पहली एक्टिविटी वार्म अप है, दूसरी एक्टिविटी वर्ड प्ले है, तीसरा वार्म अप डिस्क्राइबिंग प्लेसेस है, तो उस तरह से हमें उस तरह से फॉलो करेंगे तो ज्यादा एक समझने में आसानी होगी, बिकॉज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो उस तरह से सेटअप किया गया है कि उस तरह से उसको थोड़ा इजी स्टूडेंट को थोड़ा इजी होगा समझने में। सो तो जैसे मैं बता रहा था शुरुआत में सवाल, तो उन्होंने सवाल पूछा, मतलब इसमें सवाल है, आर यू फेमिलियर विद एनी ऑफ द प्लेसेस दैट यू रीड और हर्ड इन द वार्म अप, मतलब जो कि उन्होंने इस वाले पहली वाली एक्टिविटी में कोई उन्होंने जो प्लेसेस थे वो सुने हैं या नहीं सुने हैं, और वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बाद। सो okay, so yeah, so mostly होता क्या है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखते हैं, सो टेक्स्ट बुक का जो पेडागॉजी है वो मोस्टली राइटिंग और रीडिंग फोकस थोड़ा सा ज़्यादा टेंड होता है। ऐसा नहीं है कि वो लिसनिंग और स्पीकिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, डेफिनेटली वो देता है, बट इंडियन क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में अगर टेक्स्ट बुक को हम देखें तो ये प्रोमिनेंटली हम देख पाते हैं ऑब्जर्वेशन से कि रीडिंग को ज़्यादा फोकस है। तो ये एक एड ऑन एक्टिविटी है, टेक्स्ट बुक के साथ एक एड ऑन एक्टिविटी है कि बच्चे अपना वॉइस खुद रिकॉर्ड कर पाएं, अपना जो रिकॉर्डिंग है वो खुद को सुन पाएं, दूसरे के साथ साझा कर पाएं, ताकि वो कोलैबोरेटिव स्पेस का अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करना चाह रहे थे। तो ये जो रीडिंग जो पढ़ने का जो बहुत सारे आयाम है, जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग टू गुड इंग्लिश, राइटिंग, ये जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग है हाई स्कूल स्पेस में, ये उसको क्रिएट करने का एक प्रयास था जी। या तुषार यू कैन कंटिन्यू। सो जैसे इसमें है तो they can use this tool as a mode for the skills of communicative English, which has the speaking skills, which has listening skills, even reading and writing are there. So the students can use this tool for that purpose. The other tool which is there is about स्टोरी टूल, लाइक ओपन स्टोरी टूल एक ये दूसरा टूल मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ओपन स्टोरी टूल जो है
एक ऐसा टूल है जिसमें स्टूडेंट्स या टीचर्स जो है अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। वी जनरली सी इन, मतलब हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्टोरीज होती हैं, और हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि हम अपने स्टोरीज अपने आप क्रिएट कर पाएं या क्यूरेट कर पाएं। तो स्टूडेंट जो है, अगर उसको लगता है या टीचर को लगता है कि वो अपनी स्टोरी क्रिएट करना चाहता है बेस्ड ऑन हिज सराउंडिंग्स और बेस्ड ऑन हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस और अदरवाइज ऑल्सो, तो वो अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकता है जिसमें उसको वो अपनी स्टोरीज क्रिएट कर सकता है। एंड इन दैट थिंग I'll show you in just a second that tool. So this is in communicative English module, level 2 module, and if you see it in the, like, it is taking some time to open it. It must be happening the same for you because of the internet reasons. So इसमें अगर आप देखें कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने खुद दे रखी हैं। लेट्स से हम अपनी कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं और हम अपना, ये तो एक सो ये पर्टिकुलर इवेंट्स का, ये पर्टिकुलर मॉडल का ये आइडिया था कि बच्चे स्टोरी को सुने, उसके इंस्ट्रक्शन डिजाइन को थोड़ा सा रिव्यू करें जो टीचर उनको फैसिलिटेट करेंगे, और वो अपने आसपास के पिक्चर्स से या अपने आसपास के नैरेटिव से अपना खुद का स्टोरी भी वो क्रिएट कर सकते हैं। दैट वाज द आइडिया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसका प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल ये है कि लर्नर को एक नॉलेज प्रोड्यूसर की तरह ट्रीट किया जाना, rather than just a consumer of technology. तो yeah, so for example ये एक पिक्चर है, आप शायद आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में एक बच्चा बस स्टॉप में खड़ा है, पास में बहुत सारा सब्जी के दुकान है, और कुछ छोटे मोटे आसपास के कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे एक क्रो जो है सब्जी के बगल में बैठा हुआ है, छोटे छोटे इवेंट्स हैं। तो बच्चे को ये इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर स्टोरी को देख के, ये पर्टिकुलर पिक्चर को देख के 4-5 लाइन में अपना एक मेटा नैरेटिव क्रिएट कीजिए कि इस इवेंट में क्या हो रहा है। तो इसका फायदा ये होगा कि आपका आर्टिकुलेशन, बच्चे का जो आर्टिकुलेशन है स्टोरी को एक्सप्लेन करने के दौरान, वो डेवलप हो रहा है, और प्लस बच्चा थोड़ा इमेजिनरी भी हो रहा है। जैसे हमने कुछ स्कूल्स में इसको टेस्ट किया था, तो बच्चे ये पूरे स्टोरीज को अपने गांव के कॉन्टेक्स्ट में इसको डाल दिए, बच्चे का नाम देना स्टार्ट किए, सब्जियों का रेट और प्राइस भी उन्होंने फिक्स किया, प्लस बहुत सारे इवेंट्स, इसके कंसेक्यूटिव इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं उसके आर्टिकुलेशन उन्होंने किया। तो ये ओवरऑल एक अच्छा एक्सरसाइज है बच्चे का आर्टिकुलेशन और क्लासरूम में कोलैबोरेटिव डिस्कशंस को एनेबल करने के लिए। जी। सो जैसे ये सौरभ बता रहे थे, एक इसमें एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि ये तो एक पर्टिकुलर डिफाइंड पिक्चर दे दी गई है। अगर स्टूडेंट या टीचर कुछ अपनी पिक्चर्स क्रिएट करना चाहता है, उस क्रिएट करने के बाद on basis on that picture if he wants to create a story of its own, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है उसमें। तो आपको आप अपनी इमेज अपलोड कर, इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करिए, और उस स्टोरी को जो
इमेज है उसके बेसिस पे एक नैरेटिव जो है, एक स्टोरी का जो नैरेटिव है वो क्रिएट करिए। सो दैट इज अनदर एडेड फीचर जो कि अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म में। सो दैट इज वन थिंग। और हर एक उसके बाद एक थिंक एंड राइट करके एक हर एक लेसन के बाद लिखा गया है कि आप जो आपने किया है, एक्टिविटी की है, तो उसमें आप उसको करने के बाद एक बार रिफ्लेक्ट करिए कि आपने क्या किया। तो उसको सोचने मतलब एक रिफ्लेक्शन भी एक प्रोसेस में जो लर्निंग के प्रोसेस में उसको डालने की कोशिश की गई है कि आप रिफ्लेक्शन भी एक जरूरी होता है हर समय बाद। तो वो एक सेटअप की तरह यूज किया गया है। सो या सो उसके कुछ सवाल जो हम हमारी तरफ से जो हमें लगा कि हम सवाल क्या पूछ सकते हैं कि आपने इस लेसन में व्हाट डिड यू लर्न इन दिस लेसन, क्या आपको इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, और आपने कैसे उसको रिजॉल्व किया। सो दिस इज द काइंड ऑफ द इंग्लिश मॉड्यूल, जिसे जो उसका एक अगर हम कहें कि एक एग्जाम्पल है, वो इस तरह से हमने उसको क्रिएट किया है। सो if there are any question related to the English module, we can answer right now. Otherwise, we'll move ahead. I'll wait for 10 more seconds, and if there are no questions, we'll move ahead. Okay. So, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब जो दूसरा सब्जेक्ट है या दूसरा मॉड्यूल्स हैं, जो दूसरे तरह की मॉड्यूल्स हैं, वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैथमेटिक्स में हमने जो क्लास 9 से रिलेटेड है, हमने 4 मॉड्यूल्स डिजाइन किया था या 4 मॉड्यूल्स बनाया था। फर्स्ट मॉड्यूल जो है ज्योमेट्रिक रीजनिंग है, दूसरा प्रोपोर्शनल रीजनिंग है, और तीसरा लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो अगर आप क्लास 9 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जनरली जो है ये जो ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो काफी एक बड़ा यूनिट शेयर करता है, काफी बड़ा यूनिट है उसमें। एंड सो इसमें इमेजिनेशंस ये थी कि हम जो है इसको एक ऐसा स्पेस बनाएं इस मॉड्यूल्स के थ्रू जो कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी हो, और उसमें कुछ एनिमेशंस भी हों, कुछ वीडियोस हों, कुछ सिमुलेशंस हों, एंड गेमिफिकेशंस भी हों। सो इट इज अ कंबाइंड मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। सो तो इस ज्योमेट्रिकल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ज्योमेट्रिक रीजनिंग का। सो ज्योमेट्रिक रीजनिंग की मॉड्यूल में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें हमने उसको डिवाइड किया 3 यूनिट्स में, और उसको हमने स्टार्टिंग जो बेस जो फंडामेंटल जो चीजें होती हैं कि मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप कैसा होगा, वो कैसा दिखता कैसा है, वो चाहिए वो क्या मतलब वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, वो रोम्बस है क्या है, उससे लेकर मतलब उस लेवल से लेकर हमने उसको एब्स्ट्रैक्शन लेवल तक, या अगर हम उसे कहें एक प्रूफ तक के लेवल तक, कि प्रूफ्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं या प्रूफ्स कैसे बताए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन या इन द फॉर्म ऑफ ओपन रिसोर्स टूल्स, जिससे कि एक स्टूडेंट को थोड़ा आसानी हो समझने में कि वो प्रूफ्स कैसे जनरेट कैसे हो रहे हैं। सो दैट इज द मतलब एक जो हायरार्की है मॉड्यूल की वो इस तरह से डेवलप की गई है। So, yeah. Yeah. So I think Tushar, let's show some exemplar, Yeah. so that it will be easy for teachers to understand. Yeah. So I'll show you one example of I'll firstly start with a game which is the Police Squad game, which has been developed. I think you will be able to see it. सो इसमें डिफरेंट मिशंस हैं, जैसे कि एक मतलब इस गेम को मतलब अगर मैं एक सेटअप के रूप में मतलब क्या
क्या है इसका सेटअप। एक सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक चोर पुलिस जो का गेम है, लेकिन इसको हमने ज्योमेट्री से रिलेट करते हुए हमने इसको डेवलप किया है कि अगर हम कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना रहे हैं और उसको अगर मेरे को एक मान लीजिए एक पांच पांच लाइन की पांच अगर मतलब पेंटागन है और पेंटागन को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि वो जो उसका जो कल्प्रिट है वो नहीं है, मतलब पेंटागन कल्प्रिट नहीं है और बाकी लोग कल्प्रिट हैं, तो उस बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया है। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट। सो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं पहले एक ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। Yeah. हाँ, Right. So yeah, Tushar. सो इसमें 4 ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जो आपको इसके बॉटम कॉर्नर में आपको इसके क्लूज दिख रहे होंगे। इफ यू प्ले वन क्लू, मतलब एक क्लू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि द कल्प्रिट हैज मोर देन 4 स्ट्रेट साइड्स। जो जिस कल्प्रिट मतलब जो भी फिगर है उसकी मतलब 4 से ज्यादा स्ट्रेट साइड हैं। अब जो आपको लग रहा है कि कल्प्रिट है, Yeah. So इसमें आइदर एक नंबर फिगर, अगर आप पहला फिगर को देखेंगे तो उसमें 6 साइड्स हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक नंबर का फिगर हो सकता है। दूसरा अगर आप फिगर देखेंगे तो उसमें मात्र 4 ही साइड्स हैं, तो ये हमारा ऑप्शन से बाहर हो जा रहा है। तीसरे साइड्स में भी हमारे 4 ही साइड्स हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। तो आइदर एक पहला ऑप्शन या आखिरी ऑप्शन हमारा पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जो हमारा आंसर है। तो हमको चूज करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो कल्प्रिट है, राइट। One and so you have so what I'll do, I'll release these मतलब जो कि जो कल्प्रिट जो है, जो मेरा कल्प्रिट नहीं है मैं उनको तो रिलीज कर सकता हूँ ना, मतलब जो मेरा चोट नहीं है मैं उनको रिलीज कर दूंगा। तो I'll release these। अब ये दो चले गए हैं, अब मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं और इन 2 ऑप्शंस के मदद से मैं अपना दूसरा क्लू लूंगा और दूसरे क्लू के बेसिस पे अब इट हैज सेज कि कल्प्रिट के पास एग्जैक्टली 8 स्ट्रेट साइड्स हैं। अब मतलब आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि कौन सा कल्प्रिट है और कौन सा कल्प्रिट नहीं है। तो मतलब कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर के पास 8 स्ट्रेट साइड्स हैं। तो इसके पास मतलब 8 स्ट्रेट साइड हैं और इसके पास नहीं है, तो फर्स्ट वाले के पास नहीं है। तो आई रिलीज द फर्स्ट वन एंड आई कीप द रेस्ट ऑफ मतलब जो आखिरी बचा हुआ है मैं उसको आखिरी वाले को मैं बचा के रखूंगा। सो दिस इज द मतलब ये मैंने उसको इस तरह से मैंने उसको जो चोर है या कल्प्रिट है मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि जिसकी 8 स्ट्रेट साइड्स हैं और उसका मतलब जो है मतलब पहला क्लू था मेरा कि जिसमें 4 स्ट्रेट साइड से ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हुआ कि मैं 4 को रिलीज कर पाया और मतलब 2 को रिलीज कर पाया और बाकी देन फाइनली वी हैव फाउंड द कल्प्रिट, और जो कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। सो इट सेज द मतलब मतलब ये गेम है, तो जिस तरह से गेम में हम कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और कुछ इस तरह मिलते हैं, तो वो वी हैव गॉट सम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब इसमें हमें एक स्कोर मिला 80 पॉइंट्स का एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट पॉइंट। तो इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, you can okay,
सो ये गेम का तो अपना इंस्ट्रक्शन डिजाइन है, लेकिन आप लोगों के पास एक सवाल होगा कि ये गेम हम कैसे खेलेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ। सो जब हम हाई स्कूल्स में जाते हैं तो स्कूल्स में कुछ कुछ आईसीटी लैब होते हैं। कुछ स्कूल्स में आईसीटी लैब हैं जहाँ पे 10 से 15 सिस्टम्स हैं, कुछ स्कूल्स में आईसीटी लैब नहीं है। तो दो तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं कि टीचर्स आप हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ सौरभ जी नमस्कार। नमस्ते सर। एन पांडे बोल रहा हूँ नवदरी से। हाँ प्रणाम सर जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था क्या क्लिक्स का वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है क्या एक्सेलेंट स्कूलों को? राइट। सो जी सर। सो ये प्लेटफॉर्म सर हमने ओपन करके रख दिया, मतलब ओपन करके हमने फोरम में डाल दिया है साइट पे। और जी सिंस ये ओपन एजुकेशन रिसोर्स के अंदर आता है, तो हम कोई भी टीचर्स या कोई भी बच्चे या कोई भी पेरेंट्स इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जी फिलहाल ये हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज में अवेलेबल है सर। और हम जी जी इसको बाकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अभी हम इस मीटिंग के बाद सभी लोगों को उसका लिंक और बाकी जितने भी रिसोर्सेस है उसको हम मेल कर देंगे सर। जी सर। जी थैंक यू। ठीक है। एक चीज मैं कह रहा था सभी लोगों से कि जब भी बच्चों से ये गेम हम खेलने के लिए बोले, तो दो बच्चों को एक ही सिस्टम में हम अगर बिठा के इसको खेलने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, तो वो स्पेस हम कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गेम जो है बहुत सारे डिस्कशन बेस्ड है। आप अकेले में भी खेल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट to enable this collaborative learning opportunity और experiences, अगर 2 से 3 बच्चे एक साथ बैठ के सिस्टम के सामने इस गेम को खेल सकें, ये ऐसा नहीं कि बस एक ही ये मैथ्स के लिए है, बाकी जितने भी हमारे सिमुलेशंस या गेम्स या मॉड्यूल हमने डिजाइन किया है वो उसी अप्रोच से ही बना हुआ है। तो ये मैं कह रहा था जी। थैंक्स। साइंस में या तो ये जैसे सौरभ अभी बता रहे थे कि ये एक कोलैबोरेटिव स्पेस के बारे में देर आर, मतलब इसके अलावा भी इस ज्योमेट्री के जो टूल, ज्योमेट्री के या लीनियर इक्वेशंस के जो मॉड्यूल है उसमें भी और अदर रिसोर्सेज, मतलब और अदर टूल्स हैं, ओपन एजुकेशन टूल्स हैं। एक उसमें एक इंटरेस्टिंग टूल है, कॉइन्स टूल है, एक पिज्जा से रिलेटेड एक टूल है कि आप अगर आप एक किसी फूड के आइटम को आपको डिवाइड करना है एक लीनियर इक्वेशन की, आप अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए उसको डिवाइड करेंगे तो किस तरह से आप डिवाइड करेंगे। तो उस बेसिस पे हमने इसमें काफ़ी 2-3 गेम्स हैं और काफ़ी सिमुलेशंस हैं जो कि आपको इस मॉड्यूल्स में, मैथमेटिक्स के मॉड्यूल में दिखेंगे। सो या ये तो एक वो हो गया। देन इफ आई मूव टू द साइंस पार्ट ऑफ दिस, सो साइंस के उसमें एक हमने एक अगर मैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं कि एक एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉड्यूल है, उसमें एक टूल है जो कि एक सिमुलेशन बेस्ड टूल है जो कि एटम को कैसे, मतलब एटम कैसे बनाना है, एटम कैसे बनता है, या अगर मेरे को पीरियोडिक टेबल पढ़ाना है या समझाना है तो उसके बेसिस पे है। और ये फैक्ट सिमुलेशन गेम है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मेरे को मान लो कि मेरे को एक हाइड्रोजन का एटम बनाना है, तो मैं हाइड्रोजन के एटम के लिए मैंने एक न्यूट्रॉन रख दिया, एक प्रोटॉन रख दिया, मतलब बेस्ड ऑन दैट। और मेरे दो
सो दिस इज द मतलब एक अगर आपको किसी भी टाइप का आपको एटम को बनाना है, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लेके एक हाइड्रोजन का एटम बनाया, यू कैन फॉर्म न्यूमरस एटम्स बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल, जो कि पीरियोडिक टेबल में है। अगर आपको उसका डिफरेंट, अब इसमें डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट चीजें हैं जो कि आप अवेलेबल हैं, जैसे कि आप इसमें चेक कर सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मास नंबर क्या है, वो नेट चार्ज कितना दे रहा है। बेस्ड ऑन दैट मतलब यू कैन आइडेंटिफाई दीज थिंग्स। सो ये एक ऐसा मतलब एक जस्ट एग्जाम्पल टूल है। इसमें अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, मतलब अगर आपको इसको भी अगर आपको गेम की तरह से यूज करते हुए पढ़ाना है, जब या दो बच्चों को जिस तरह से यूज करेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए, तो दे कैन यूज दिस टूल आल्सो। let's say we let's say I'll start with the thing. It says find which is this element, तो I'll say the hydrogen। और अगर ये क्या है, ये न्यूट्रल एटम है या आयन है, तो मैंने इसको मान लीजिए मैंने आयन मार्क कर दिया, so it gives me a smiley और मैं इसके नेक्स्ट चैलेंज की तरफ मैं मूव करता हूँ। सो इस बेसिस पे मैं एक पीरियोडिक टेबल की जो जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ कि वो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैं उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिसोर्स। ये उसका एक ये इस जो टूल का एक पर्टिकुलर रिसोर्स है। इफ मतलब अगर मुझे इसमें बहुत सारे जैसे आपने शुरुआत में देखा कि इसमें अगर मैं जाऊं, तो इसमें अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है सिंबल्स के बेसिस पे, तो मैं सिंबल्स के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सो दिस इज द टूल विच कैन बी यूज्ड फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये हमारी मॉड्यूल में किस तरह से यूज हुआ है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें साइंस में करीबन 6 मॉड्यूल्स हैं। उसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर एक है, दूसरा बेसिक एस्ट्रोनॉमी है, तीसरा इकोसिस्टम है, फोर्थ वन इज हेल्थ एंड डिजीज, द फिफ्थ इज साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग मोशन। सो अगर आपको कोई सा भी मतलब टूल्स या इंटरेक्टिव टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर टूल। सो इट सेज कि इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 टूल्स के बारे में है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक एटम है, और इफ यू वांट टू क्रिएट अ मॉलिक्यूल आल्सो, यू कैन क्रिएट अ मॉलिक्यूल एज वेल। लाइक लेट्स से इफ यू वांट टू क्रिएट अ H2O और अ CO2, यू कैन क्रिएट एंड अंडरस्टैंड कि उसका कॉन्सेप्ट कैसे है, कि वो कैसे कौन से बॉन्ड्स बना रहे हैं आपस में, या किस तरह से उसमें क्या अगर मतलब मान लीजिए अगर मेरे को हाइड्रोजन और वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो कितने मेरे को हाइड्रोजन की जरूरत होगी या कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो बेस्ड ऑन दोज थिंग्स यू कैन क्रिएट अ मॉलिक्यूल आल्सो। सो these are the 2 tools, interactive tools which are being used in the atomic structure module. अगर आपको इनके lessons के बारे में explore करना है, you can explore it using the explore module online as well. So I'll move ahead to the next module. I'll give you one example of the next module, understanding motion. So motion के बारे में simply हमने इसमें एक गेम यूज किया है जिसका नाम है रन किटी रन, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक गेम है रन किटी रन। आई विल प्ले दिस गेम, जिसमें इसमें क्या है कि एक मतलब एक किटन है और एक माउस है, जो कि मतलब एक रेस लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, हम वी कैन चेंज दैट, हम उसकी डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे है, कौन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कौन कितने टाइम तक ट्रैवल कर रहा है, एंड व्हाट हैज बीन द डिले इन दैट। अगर पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ कि एक किटन जो है 4 सेकंड तक वहीं पर रहती है एट द स्टार्ट लेवल, एंड देन द अदर किटन मूव्स
लाइक 4 सेकंड बाद मूव करती है, तो कैसे उसका डिस्टेंस ट्रैवल कितनी जल्दी करेगी बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ दैट, based on the speed of the two kittens. So that is the thing. So just I'm showing a small example. तो ये ट्यूटोरियल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन है. तो दिस पर्टिकुलर गेम इज ऑफ अप टू लेवल 7. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पिच इन करते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, उसके बाद ग्राफ्स. लेवल 7 में आपको ग्राफ्स दिखेगा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ट्रैवल. तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का पिच इन हुआ. तो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट थ्रोइंग एन एग्जांपल, लेवल 1. सो लेवल 1 में आप देखेंगे कि ये कैट और माउस हैं, और यहाँ पे आपका एक स्पीड कंट्रोलर है. तो स्पीड कंट्रोलर जो है वो आपका कैट है. आप जो है कंप्यूटर के अगेंस्ट में खेल रहे हैं और आप हमेशा कैट है, और आपको माउस के अगेंस्ट में रेस ये करना है. तो इसमें दो इंडिकेटर्स हैं, एक है डिले, एक है स्पीड. तो अगर आप देखेंगे ऊपर आपका जो माउस है उसका जो इनिशियल स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, और नीचे जो आपका कैट है वो 3 मीटर पर सेकेंड है अभी फिलहाल, और 3 सेकेंड डिले में. 3 सेकेंड डिले का मतलब ये है कि माउस का ट्रैवल करने का 3 सेकेंड के बाद आपका बिल्ली जो रेस स्टार्ट करेगा. सो आई एम जस्ट फॉर और आपके पास एक रेगुलेटर है, आप अपना स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं. तो मैंने बिल्ली का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया है, और अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस थ्योरी कि कौन सा एनिमल अपने जो 60 मीटर का जो टारगेट है उसमें पहले पहुंचेगा. सो बहुत इनिशियल फेज में बहुत सारे बच्चा बोलेंगे कि कैट पहुंचेगा, बहुत सारे बच्चा बोलेंगे माउस पहुंचेगा, लेकिन जो उसका जो फॉर्मूला है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर A इक्वल टू 0, सो S इक्वल टू UT. तो हम यहाँ पे उसको प्रूव कर सकते हैं. तो मैं दिखाता हूँ कैसे होगा. कंटिन्यू अली. आप लोग के स्क्रीन में आ रहा है या. सो ये छोटा सा गेम है लीनियर मोशन को पढ़ाने के लिए. तो आप लोगों को इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पलर मॉडल्स दिखाए. इसका आइडिया ये था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सब ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, आप फ्रीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास लगभग 400 टूल्स हमने क्यूरेट करके रखा हुआ है, जिसको हमने अच्छे से टेस्ट किया है. इसको हम यूज करके इस तरीके का कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं. सो द आइडिया इज दैट ये एग्जाम्पलर है, लेकिन एग्जाम्पलर से हम सीख के अपना कंटेंट या अपना सिमुलेशंस या अपने लेसन प्लान खुद क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट सो हम फाइनली हम प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं. हम बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हमारे लिए कोई सवाल है या कोई सजेशंस हैं या कोई कंसर्न है तो आप प्लीज हमें बताएं, सो दैट इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिफ्लेक्ट, और हम बाद में जाके भी उसको डिस्कशन कर सकते हैं. जी, एनी क्वेश्चंस? आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. हेलो, एम आई ऑडिबल? आप या आप
आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर हमारे हमारे लिए कोई सवाल है। तो हम लोगों ने जानबूझ के इस सेशन को इस तरीके से रखा था ताकि एंड कुछ डिस्कशन कर सकें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सजेशंस, कमेंट्स, एनी रिफ्लेक्शंस टू शेयर, प्लीज डू। Yeah. So, okay. सो आइडिया ये था कि इस तरीके का इनिशिएटिव के लिए कि हम कंटिन्यूसली हम सोच रहे हैं कि व्हाट इज लाइकली टू बी एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, और हमने कंटिन्यूसली डिफरेंट जनरेशन्स के रिसर्चेस को ऊपर भी हमने रिफ्लेक्ट किया है। जब हम 80s और 70s के रिसर्च पेपर को पढ़ते थे तो उस समय ब्लैक बोर्ड को टेक्नोलॉजी के रूप में माना जाता था। ग्रेजुअली टेलीविजन आया, उसके बाद फोन्स आए, उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद इंटरनेट के बाद स्क्रीन। तो हम ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन भी हमारे बदलता रहा। लेकिन अभी तक हमने इस संदर्भ में पहुंच नहीं पाए कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन कैसे करेंगे और कैसे मीनिंगफुली अपने क्लासरूम प्रैक्टिसेस में उसको एंगेज किया जा सकता है। डिजिटल एक्सेस एट द लास्ट माइल इज डेफिनेटली ए क्वेश्चन, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा उसका पक्ष ये है कि अगर हम अभी तैयारी नहीं करेंगे तो जब सही में टेक्नोलॉजी यूसेजेस का समय आएगा तो उस समय हम क्या करेंगे। तो ये मेटा नैरेटिव या अल्टरनेटिव नैरेटिव भी सेट हो रहा है। तो जो हम अभी इस सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं उसमें मात्र 35 से 40% एक्टिविटी जो है वो स्क्रीन बेस्ड है। स्क्रीन बेस्ड का मतलब कि आप लैपटॉप या मोबाइल या कोई टैबलेट का इस्तेमाल करके उस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 60% जो एक्टिविटीज हैं वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं। आपको वेरियस टॉयज के साथ बनाना पड़ेगा, आप घर में या स्कूल्स में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके साथ आपको एंगेज होना पड़ेगा। क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस भी एक मतलब इस पर्टिकुलर पेडागोजी का एक हिस्सा है। तो इस पूरे एक्टिविटी में मैं वही कह रहा हूँ कि इसको हम ब्लेंडेड मॉड्यूल के रूप में पिच करते हैं। ब्लेंडेड इन द सेंस इज नॉट एब्सोल्युटली टेक बेस्ड सॉल्यूशंस और इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशंस। आप इसमें अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दैट वाज द आइडिया। और ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर आपको लगता है कि किसी समय में हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं एज इन इंस्टीट्यूशंस, और if you can collaborate with any research, then definitely we are open. And yeah, thank you. आपके पास कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। इसमें कोई I hope I'm audible. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes. I'm R.K. Gupta from Blackfoot, sir. In the beginning, you STEM institution you talked about is promo at STEM. Yeah. Yes, sir. Hello. Yes. Hello. Yes. Are you getting me, sir? Yeah. Yes. Your voice is breaking, sir. I could not get last 2 to 3 minutes. Can you repeat, please? You asked about the STEM. We want to know much more about STEM. What is STEM? Okay. We want to know about the STEM, sir. Okay. What is STEM? Okay. So STEM in the beginning you said, sir, STEM learning. Right. Private limited institution. We want to know more about it. Okay. Yeah. So
STEM. Hello. Yes, sir. Hello, Gupta. Hello. Yes, Gupta, sir. I can hear you. Am I audible, right? Hello. Yeah. So, yes. So, when we say STEM education, it is mostly interdisciplinary in nature. STEM stand for STEM. So, as per science, T for technology, E for engineering, M for mathematics. And in the school curriculum, if you go compartmentalized by maths or science or social sciences, then it is very difficult to identify what is STEM. But if you combine the curriculum, or if you attempt to try to interrelate different concepts within the ecosystem of schools or a textbook, then there is a much feasibility and possibility to create learning opportunity of STEM education. For example, I'm giving a very small example. There is a very small example of testing pH value in the fat simulation. So pH value का अगर हमको किसी किसी भी लिक्विड का अगर pH वैल्यू को अगर हमको मापना है तो हमको क्या करना है कि हमको एक देयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और apparatus will be required, और उसको एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. लेकिन आप अगर आप इसको पूरी तरीके से इस एनवायरनमेंट को अगर हम सिमुलेट कर देते हैं या डिजिटाइज कर देते हैं तो द आइडिया इज दैट definitely your learning opportunity will increase, but that is not the absolute or authentic STEM experiences. STEM experiences का मतलब ये है कि you are interdisciplinary, your subjects are connected to each other, and simultaneously not only you are engaged with machines, but also you are engaged with some critical thinking. Hello, is it? Hello, Gupta, am I audible? Hello. Yes. Yeah. Audible, So, sir. yeah. In the beginning, there were some disturbances, but now audible. थैंक्स. सो स्टेम एजुकेशन वही है सर. मैं अभी राइट नाउ आपको एब्सोल्यूट डेफिनेशन तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक मच टाइम, बट इट इज मोस्टली इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, instrumentations, computing, and small and very strong evidence-based actions, so that students and teachers will reach to a critical, uh, slightly metalable critical thinking processes. Yeah. Yes. Gupta sir, we'll definitely send a small research paper to you. We have written it last year about STEM education and how we'll create a STEM environment in schools. So we'll definitely send that paper to you. Sure. Thanks. Okay. Thank you, sir. Thanks, sir. Any other questions? Yeah. So here is our email ID, schoolsupport@clicksindia.org. आप लोगों के पास अगर किसी तरीके का सवाल हो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड, जहाँ पे एज एन यूनिवर्सिटी वी कैन सपोर्ट यू, सो डेफिनेटली राइट टू अस. ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, बट डेफिनेटली विल फिगर इट आउट और आस्क अदर पीपल जो भी हमारे कनेक्शंस में हैं, जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में काम करते हैं, तो हम उनसे पूछ के आप लोगों को मेल का जवाब दे सकते हैं. तो आप प्लीज हमको लिखिए मेल, और wishing you all the best for your schools. Yeah, it's a good and it's a vibrant effort from Government of Chhattisgarh. So I'm wishing all you the very best, and it's all good wishes. Thanks.
खत्म हो गया ऑलमोस्ट। और कोई सवाल नहीं आपको तो हाँ, मैं तो ये सवाल जवाब के लिए रखा था समय। तो या सो पॉज या अगर अगर हमारे आपके अगर आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो ये सेशन हम अभी खत्म कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल हो इस सेशन से रिलेटेड या फ्यूचर एक्टिविटी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं जी। Hello, anybody is listening to us? Hello. Is it the last day today, sir, of this training? I'm sorry, sir. Is it the last day of today of this training? Yeah. I don't have any idea, but yes, it is the last day. I'm not sure. I have to ask department. Yeah, I'm not sure, sir. I'll definitely ask department to respond to you. I want to say about some problem of English, excellent English medium school to the authorities, sir. Though it is not concerning you, but it concerns to directorate and SCRT. हेलो We consulted yesterday. Hello, sir. हाँ सर, मैं बोल रहा था कि हमने भी इससे जो हाँ सर, रिलेटेड हमने भी आता है हेलो डाउट्स वो दर्शन सर भी बता पाएंगे एग्जैक्टली, जी सर है ना। ओके सर और अगर कुछ Sir, डाउट so है the तो प्लीज आप authorities, yeah. और पूछ Sir, सकते so हैं, the सौरभ सर भी। authorities are not here in this meeting, so we might arrange some a meeting specially for you to interact with the authorities later. ओके 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 मैम थैंक यू Yes, sir. Thank you. हम अपना सेशन आज यहाँ खत्म करते हैं। हेलो सर आपके सर सेशन अटेंड करने के लिए जी। हेलो Hello.